राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम रद्द। करीब 21 लाख स्टूडेंट शामिल होने थे परीक्षाओं में। डोटासरा बोले, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए छात्र हित में लिया फैसला। अब रिजल्ट का फॉर्मूला RBSE और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर तय करेंगे। जल्द आएगा इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया। संयुक्त अभिभावक संघ ने की थी परीक्षाएं रद्द करने की मांग। कैसे होगा 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन? बिना एग्जाम पास आगे के कोर्सेज और डिग्री डिप्लोमा में कैसे होंगे एडमिशन? असल परीक्षा अब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद पहला असमंजस तो दूर हो गया है, लेकिन उससे बड़ा दूसरा असमंजस अब सामने आ खड़ा हुआ है कि अब मूल्यांकन कैसे होगा। उन छात्रों का क्या जिन्होंने वर्ष भर परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है? मूल्यांकन का जो भी पैटर्न निर्धारित होगा उसमें उनके साथ न्याय हो पाएगा या नहीं? उच्च कक्षाओं में प्रवेश का आधार क्या बनेगा? कहीं पात्र विद्यार्थी वंचित तो नहीं हो जाएंगे? व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? प्रतियोगी परीक्षाएं कब आयोजित होंगी, कैसे आयोजित होंगी भी कि नहीं होंगी? इस तरह के बहुत सारे सवालों से लाखों विद्यार्थी और अभिभावक जूझ रहे हैं। विचार करने वाली बात यह भी है कि कोरोना के साथ जीते हुए 1 साल गुजर चुका है और कब तक इसके साथ ही जीना होगा हम नहीं जानते। ऐसे में भविष्य की कार्य योजनाएं कब तो बनेंगी और कब उनको धरातल पर उतारा जा सकेगा? जिज्ञासा कह लीजिए, आशंका कह लीजिए या असमंजस की धुंध कह लीजिए, ये इतनी गहरी है कि दूसरी तरफ अभी तक तो कुछ साफ साफ नजर नहीं आता। आज इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे इन सवालों के जरिए कि परीक्षा रद्द हो गई है, मूल्यांकन का आधार क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो हर बच्चे के, हर अभिभावक के मन में है। उच्चतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। और मेधावी फिसड्डी सबके साथ एक ही जैसी प्रक्रिया अगर अपना ली गई तो छात्रों की मेहनत के साथ न्याय कैसे सुनिश्चित होगा? हमारे साथ प्राइम डिबेट में अरविंद अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं। आप अभिभावक हैं। विपिन शर्मा जी हैं, आप भी अभिभावक हैं। संजय पाराशर जी हैं, शिक्षाविद हैं। और स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सरकार की नुमाइंदगी के तौर पर स्वर्णिम जी की मौजूदगी है यहाँ। बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। देखिए, 2 तबके हैं। कुछ लोग इस फैसले से बेहद संतुष्ट हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है कि बच्चों की जिंदगी के साथ जोखिम चूंकि कोई भी नहीं लेना चाहता, तो अब कम से कम इस बात का डर नहीं है कि बच्चों के साथ कहीं कुछ अनहोनी हो सकती है कोरोना के चलते। दूसरा तबका वो है जो ये कहता है कि प्रतियोगी भाव से जिस बच्चे ने साल भर तक मेहनत की उसका क्या, इसमें तो सब एक जैसे हो जाएंगे या कमोबेश एक जैसे हो जाएंगे। तो दोनों तरह की विचारधाराओं की नुमाइंदगी इस बहस में है। और पहले मैं अरविंद अग्रवाल जी और विपिन शर्मा जी, आप दोनों के विचार सुन लूं, फिर बहस को आगे बढ़ाऊं। अरविंद अग्रवाल जी। जी नमस्कार, अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूं जी। देखिए, ये अभी पिछले 1 महीने से जब से सरकारों से CBSE से प्रधानमंत्री जी से भी मांग की जा रही थी, संयुक्त अभिभावक संघ और बाकी के अभिभावक संगठन जितने भी देश के अंदर प्रदेश भर के काम कर रहे हैं, हर प्रदेश के CBSE से पिछले 1 महीने से मांग की जा रही थी। और संयुक्त अभिभावक संघ ने यहाँ राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से मांग की थी कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोरोना के ऐसे विकट हालात जिसके अंदर जब लॉकडाउन लग रहा है, बच्चों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर अगर बात आती है
कि कोरोना का थर्ड वेव भी आने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चों के ऊपर ही इसके ऊपर संक्रमण का चांस ज्यादा है। सारे विशेषज्ञ जिस हिसाब से बात कर रहे थे। और 3 जिलों में हमने बाड़मेर में, दौसा के अंदर और भी 3 जिलों में हमने देखा कि बच्चों के ऊपर जिस तरीके से प्रकोप आ रहा था और उसके ऊपर ये कोरोना जो इस तरीके से भयानक हो रहा था और जानलेवा हो रहा था, तो उसके ऊपर बच्चों की जान के ऊपर बहुत ही ऑफलाइन एग्जाम्स करा देना तो बहुत ही टेढ़ा काम होता। और ये अभिभावकों की संघर्ष की जीत है और सरकार ने हमारी बात को माना है। इसके लिए हम सरकार का शुक्रगुजार हैं, भले ही वो केंद्र की सरकार है, भले ही वो राज्य की सरकार है। लेकिन हमने देखा कि केंद्र सरकार के अंदर जब मीटिंग हो रही थी 4-5 दिन पहले भी, तो कई राज्यों के अंदर, विशेषकर राजस्थान का भी मैं नाम लूंगा क्योंकि राजस्थान का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है, हमारे मंत्री जी ने तो बच्चों तक से इतना तक कह दिया था आप एग्जामों की तैयारी कीजिए, हम तैयार हैं कराने के लिए। और सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र के सरकारों ने केंद्र सरकार से कहा था कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ नाम चमकाने के लिए या अपने बच्चों के भविष्य के ऊपर अपना नाम लेने के लिए आपदा में अवसर ढूंढ के जिस तरीके से एग्जाम्स कैंसिल किए गए, हाँ ये बड़ा विषय है। लेकिन इन सब के बावजूद अब नंबर कैसे दिए जाएंगे, मेरा मानना है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अरविंद जी, ये तो ठीक है, चलिए संघर्ष कहाँ किससे करना पड़ा मैं वापस आऊंगा तब समझूंगा आपसे, और इसमें राजनीति कहाँ आ गई और आपदा में अवसर कहाँ आ गया ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा अगर लगेगा बीच में तो। पहले विपिन जी से सुन लूं। विपिन जी कह रहे हैं, विपिन जी आपने सुना अरविंद अग्रवाल जी को, जो उस विचारधारा की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो ये मानते हैं कि परीक्षाओं को रद्द होना ही चाहिए था, इतना संघर्ष करना पड़ा, सरकारों ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए और परीक्षाएं रद्द कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन चलो राहत की सांस ली। आप अपनी बात बोलिए विपिन जी। राहत की सांस की बात नहीं है, जब आगे बच्चा जो पढ़ रहा है वो कितना मायूस है, वो आगे कैसे कंपटीशन में जाएगा, उसके कैसे वो एडमिशन लेगा, वो प्रोसेस अभी तय नहीं है। एक सुझाव दिया था हमने सरकार को कि कोरोना चल रहा है और कोरोना में जो बच्चे हैं, जैसे 10वीं में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो प्रत्येक के 20-20% लेके 100% लेके एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए और एक दिन में उसका एग्जाम ले लिया जाए। 10वीं के ओड और इवन फॉर्मूले से एक दिन ओड बच्चे अनुक्रमांक वाले दे देंगे, एक दिन इवन वाले दे देंगे, तो 2 दिन में करीब 11 लाख बच्चों का एग्जाम हो सकता है। इसी प्रकार 12वीं के विज्ञान विषय के एक प्रश्न पत्र हो जाएगा, वाणिज्य का हो जाएगा और आर्ट्स का हो जाएगा, तो वो बच्चे भी एग्जाम दे लेंगे और उस मार्कशीट से आगे बढ़ा जा सकता है। अब कोरोना का ये पता नहीं कि अगले साल चलेगा, कितने साल चलेगा। जब हमें कोरोना के साथ रहना है, बाकी गतिविधि हम सही चालू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एग्जाम देके उन बच्चों को जो एक मार्कशीट मिल सके। इसमें सबसे बड़ा जो आएगा सिस्टम में कि 11वीं की परीक्षा उन्होंने दी नहीं, 12वीं में हाफ ईयरली हुई नहीं, न इंटरनल हुए, किससे आप असेसमेंट करोगे। 11वीं में कुछ हुआ नहीं, 12वीं की में आप असेसमेंट किससे करोगे, 10वीं के एग्जाम से असेसमेंट कर लोगे। यानी भूतकाल को देख के आप भविष्य निर्धारित कर रहे हो। सरकार को वाहवाही लेने के चक्कर में जल्दबाजी में लेना, आप वेट कर लेते, ये समस्या आ जाती। कंपटीशन एग्जाम होता है जहां नौकरी लगती है और उसके बाद सेवाएं दी जाती है, तो क्या हम 10वीं और 12वीं का आकलन क्या हम ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर से नहीं कर सकते। वो मार्कशीट मिलेगी। आज अच्छा लग रहा है इन गार्जियंस को जिनके बच्चे लगता है कि नहीं होना चाहिए, जो बच्चे 20% बच्चे जो कंपटीशन, उन्हें बुरा लग रहा है। जब ये जाएंगे अगले 4-5 साल में उस मार्कशीट को लेके, जब इनके साथ क्या हुआ, अच्छा कोरोना काल वालों आपने तो दोनों ही एग्जाम नहीं दिए, वो क्या फेस करेंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बच्चा अपना कैरियर बनाता है, वहां जाके क्या किस मुंह से क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि भूल चुका होगा। मानव का स्वभाव है भूलना। 5 साल बाद भूल चुकेंगे कि क्या कोरोना का काल था और कैसे जिए थे। जब वो मार्कशीट ही खड़ी रहेगी, जब वो बच्चे महसूस करेंगे कि कुछ ना कुछ होता, तो मेरा मानना है कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव टाइम लेके कुछ ना कुछ एग्जाम सरकार कराती तो ज्यादा बढ़िया होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी विचारधारा सरकार ने सेंटर्स बढ़ा के वाले लोगों का भी निश्चित तौर पर सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन विपिन जी, जब ये कहा जाता है, बचपन से सुनते हैं, जान है तो जहान है ना, और ये परीक्षाएं जून तक तो आई चुकी हैं, जून का महीना तो आ ही चुका है, परीक्षाएं अगर अब भी आयोजित करवाई जाएं तो जून के महीने में जाकर परीक्षाएं होंगी और पता नहीं अभी कितने दिन में हालात सामान्य होंगे। अभी तो स्थिति ये है कि अंतिम संस्कार में भी 11 आदमी 21 आदमी आ रहे हैं, शादियों में भी 11-11 आदमियों की परमिशन है। उसमें आप ये करें कि एक दिन में ही परीक्षा करा ली जाती, एक ही पेपर बना दिया जाता, वो भी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से तो कोई बहुत व्यवहारिक बात नहीं लगती ना विपिन जी। सर ओड और इवन फॉर्मूले से आधे बच्चे एक थे, तो लास्ट ईयर भी तो कोरोना इससे पीक पे था, जब सरकार के जो पेपर रह गए थे 10वीं और 12वीं के, वो भी सरकार ने सेंटर्स बढ़ा के किए थे। तो इस बार ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि कैंसिल करना पड़ा, पर सीबीएसई का इतना प्रेशर था। ठीक है अरविंद जी, बच्चों को ये शिक्षा, हाँ ठीक है, जिसका क्राइटेरिया तय नहीं हुआ। अब गार्जियन जो आज कह रहे हैं कि अरविंद जी हो गया, बहुत अच्छी खुशी की बात ये है। बात जो कही विपिन जी ने जो सवाल उठाए, विपिन जी ने जो सवाल उठाए, उन चिंताओं को कहां तक जायज, उन कंसर्न्स को कहां तक आप जायज पाते हैं?
या नहीं? देखिए, मेरा मानना यह है कि बोर्ड के जो एग्जाम्स थे 10वीं और 12वीं के, ये इवैल्यूएशन एग्जाम्स होते हैं। बोर्ड सिर्फ इवैल्यूएशन कराता है, बच्चे सिर्फ पढ़ते स्कूल के अंदर है या अपनी अपनी शिक्षाएं लेते हैं। आप आने वाले समय के अंदर 10वीं के एग्जाम्स अगर कैंसिल हुए हैं तो 11वीं को बोर्ड बना के आप उसके अंदर 10वीं के मार्क्स कोर्स को कुछ उसके अंदर डाल के बच्चों के आप 11वीं के अंदर करा सकते हैं। रही बात 12वीं के बच्चों की, तो 12वीं के बच्चों के अंदर मेरा मानना है कि जिस तरीके से इतने सालों की व्यवस्था चलती आ रही है और ये अनप्रेसिडेंटेड जो सिचुएशन थी, उस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में आपने सही कहा, जान है तो जहान है। जान है तो बच्चे रहेंगे तो हम भविष्य के प्लान कर पाएंगे। अगर यही आप कोरोना बम विस्फोट कराने की तैयारी अगर कर रहे हो, बच्चे ही नहीं बचेंगे तो किसका भविष्य बनाएंगे? लेकिन आप इसके बाद में भी अगर आप आगे भी इन चीजों को इवेल्युएट करने का मेरी शंका का एक समाधान करिए विपिन जी, मेरी एक शंका का समाधान करिए। देखिए, एक वो बच्चा जो पास होने के लिए पढ़ता है, एक वो बच्चा जो पूरे साल प्रतियोगी भाव से तैयारी करता है। उसको ये उसके मन में रहता है कि मुझे अव्वल आना है, मुझे बेहतर मार्क्स लाने हैं, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है। उन दोनों के लिए मूल्यांकन का तो एक ही तरीका होगा ना। अगर ये कहा जाता है कि 11वीं की परीक्षा से 12वीं के नंबर ले लो या सेशनल से ले लो, तो तमाम तरह के आरोप बाद में निकल कर आएंगे। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अभी स्थिति ये होती है बोर्ड की परीक्षाओं में, साहब हमारा बच्चा तो बहुत तैयारी करता था, बहुत पढ़ाई करता था, इतने से नंबर आए हमारे। तो हमारे बच्चे ने तो देखिए सारे क्वेश्चंस मेरे को आकर बताए थे, सारे सही से बताए थे, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। तो जब आप इस तरह से मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन का कोई और व्यावहारिक तरीका कोरोना के चलते अगर निकाला जाएगा तो उसमें तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। उसमें कहाँ न्याय हो पाएगा? ये आशंका तो रहेगी ना। अभी समय है, इस तरफ काम करना चाहिए ना। अरविंद अग्रवाल, आपसे था सवाल मेरा। अरविंद अग्रवाल से नहीं, अरविंद जी, स्वाभाविक रूप से अरविंद जी ये सवाल तो आपसे है ना। हाँ जी, आप परीक्षाओं के विरोधी हैं तो। हाँ जी, देखिए परीक्षाओं के विरोधी नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उसके अंदर एग्जाम्स कराने के ऊपर विरोधी हैं हम। आप अगर इसके अंदर आपने ही बताया था, ये वस्तुतः ये स्थितियां मार्च के अंदर होती हैं एग्जाम्स देने की, और यहां से लेके अगर सरकार आज भी तैयारी करने को कहेगी तो यहां से आने वाले 3 महीने के अंदर भी एग्जामों के रिजल्ट इस तरीके से घोषित नहीं कर सकेंगे। एग्जाम की तैयारी के लिए भी वक्त देना पड़ेगा, एग्जाम शीट्स बनानी पड़ेंगी और उसके बाद में उनको इवैल्यूएट करने का भी तरीका निकालना पड़ेगा अगर एग्जाम कराते हैं। तो यहां से भी व्यवहारिक स्थिति नहीं बचती है कि आप आने वाले टाइम के अंदर बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करा के फिर आप एडमिशंस भी करा देंगे। लेकिन अगर स्थितियां ऐसी आ गई हैं जिसके अंदर बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान क्या है और उनके ऊपर एडमिशंस कराने, तो वो नए तरीके इजाद किए जाएंगे। अब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है, यहां से किन चीजों को, किन हालातों को देखते हुए बच्चों को आगे तैयार करने के लिए बात करते हैं। आज यहां से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिर्फ बोर्ड के एग्जाम्स करा देने मात्र से तो एंट्रेंस मेडिकल और इसमें इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है ना, उसके लिए तो एंट्रेंस टेस्ट अलग होता है। सिर्फ यहीं तक की बात नहीं कर रहे हैं सर, हमारी चिंता तो ये भी है अरविंद जी की प्रतियोगी परीक्षा वो कैसे होंगी, वो एंट्रेंस एग्जाम कैसे होंगी। अगर हमारी बोर्ड की परीक्षा अभी नहीं हो सकती है तो फिर नीट कैसे होगी, उसमें बच्चे एक साथ कैसे बैठेंगे, उसके लिए भी हम कितना तैयार हैं कि नहीं है, उस पर भी तो बात करेंगे। हमारे साथ संजय पाराशर जी भी जुड़ रहे हैं। संजय पाराशर जी, ये कहा जा सकता है कि बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द हो गई, हमारे सिस्टम की परीक्षा यहां से अब शुरू होती हैं कि कैसे आप इस तरह से का एक तरीका ऐसा निकालें जो सर्वमान्य हो, हर आदमी उससे संतुष्ट हो, हर विद्यार्थी उससे संतुष्ट हो, और मूल्यांकन का एक ऐसा तरीका निकाला जाए। पहली चुनौती तो ये दिखती है सामने। उसके बाद में जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जो एडमिशन्स होते थे उनमें एडमिशन का क्या तरीका होगा, कॉलेजेस में एडमिशन किस तरह से होंगे, हमारी सही प्रतिभा अपनी जगह तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, या सब एक जैसे हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां तो नहीं आ जाएंगी आगे। संजय जी। सर, मैं आपकी पहली बात का जवाब देता हूं कि मूल्यांकन का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। ये जो बच्चे भी क्लास 12th में अपीयर होते बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, इन्होंने क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफलाइन दिया है और बड़ी कॉम्पिटेंसी इन्होंने वहां पे जाहिर की है, अपना रिजल्ट जो है वो स्वयं लिया है इन्होंने। तो जब क्लास 12th का रिजल्ट इनका निर्मित हो तो उस वक्त क्लास 10th का जो बोर्ड का रिजल्ट है जो इन्होंने 2018-19 के वक्त दिया होगा उसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए। दूसरा, चूंकि कक्षा 11th के जो बच्चे, ये बच्चे जब कक्षा 11th में थे, 11वीं में थे, तो ये पैंडेमिक की पॉलिसी के तहत इन सबको प्रमोट कर दिया गया था। तो इनका जो भी यूनिट टेस्ट वहां पे हुआ होगा या किसी भी पीरियोडिक टेस्ट हुआ होगा या हाफ ईयरली हुए होंगे या स्कूलों में जो जो व्यवस्थाएं होती है उनके अंतर्गत जितना भी परसेंटेज है, व्यावहारिक पक्ष ये है कि बच्चे का कक्षा 10 का, कक्षा 11 का
और कक्षा 12 में जब वो वर्तमान में पढ़ रहा है और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां उसकी हुई है उसमें उसका योगदान देखते हुए उसकी अटेंडेंस को भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना चाहिए। संजय जी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक आशंका है लोगों के मन में। आपको बीच में रोक करके इस आशंका का भी समाधान करिए। यहाँ भी लोगों की आम धारणा यह है कि पहली बात तो बच्चे सिर्फ बोर्ड की परीक्षाओं को ही गंभीरता से लेते हैं, 10वीं की परीक्षा को, 12वीं की परीक्षा को, 11वीं की परीक्षा। बहुत सारे तो आपको पता है कि इतने इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जिसमें सिर्फ डमी एडमिशन दिखा दिए जाते हैं, एग्जाम देने कोई जाता ही नहीं, जाता है तो खानापूर्ति होती है। और सेशनल्स जो होते हैं, जो तिमाही छमाही परीक्षाएं होती हैं, उनको भी बच्चे बहुत गंभीरता से नहीं लेते। तो ऐसे में जो बच्चे आस लगाए बैठे थे कि हमको दमखम दिखानी है, फाइनल जो परीक्षा होगी 12वीं की, उसमें उन बच्चों के साथ तो अन्याय होगा। दूसरी बात, 10वीं की और 12वीं का व्यावहारिक अनुभव यह है कि 10वीं की परीक्षा में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 12वीं में आते आते पता नहीं क्या परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आम जो एक औसत निकाला जाता है वो ये है कि 12वीं में आते आते बच्चों का प्रदर्शन गिर जाता है। हाँ, वो टेंथ में जनरलाइजेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th 12th में उसके पास में स्पेशलाइजेशन होता है। और चूंकि 11th और 12th में बच्चे के पास में जनरलाइजेशन वाले सब्जेक्ट नहीं होते जो कि वो क्लास 10th में पढ़ के आ रहा होता है, तो क्लास 10th में अवश्यंभावी उसका स्कोर जो है वो हाई रहता है। लेकिन 11th 12th में यहाँ पे उसके पास में विशेष प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उसकी रुचि के सब्जेक्ट होते हैं, और वो रुचि के अनुसार अगर उसमें प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनकी परसेंटेज अवश्यंभावी है कि वो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बच्चे का आप मूल्यांकन कर रहे हैं और बच्चे को आप भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कोई ऐसा खाका आपको खींचना पड़ेगा जिसमें बच्चे के 3 साल का 10वीं 11वीं 12वीं, मैंने इसलिए कहा आपको कि 10वीं चूंकि बोर्ड का एग्जाम दिया है, कक्षा 11 उसने पढ़ी है, फिजिकल तरीके से वो जो है वो एग्जाम देने गया है नहीं गया ये दीगर बात है, लेकिन कक्षा 12 भी उसने पढ़ी है। अगर हम इस मूल्यांकन को परसेंटेज के हिसाब से, चूंकि प्रैक्टिकल्स भी हैं, आप प्रैक्टिकल पार्ट को बता दीजिए, आप केवल थियरी पार्ट की बात करिए, और जो सैद्धांतिक परीक्षाएं हैं वो 10वीं 11वीं और 12वीं का आकलन करते हुए परसेंटेज को बराबर सारगर्भित तरीके से, प्रोपोर्शनेट तरीके से बांटते हुए, और आप उसको जो है वो मूल्यांकन सही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में अपीयर होंगे, किस तरीके से इनको एडमिशन दिए जाएंगे, वहां पे एक कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट रख लिया जाए, ताकि अगर कोई बच्चा, अगर उसको लगता है कि फेयर तरीके से स्कूल की तरफ से उसका रिजल्ट का निर्माण नहीं किया गया है, यहां भी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि अगर कोई बच्चा अगर अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उस सूरत में वो जो है जब भी स्थितियां सामान्य होती है वो अपनी परीक्षा दे सकेगा। लेकिन चूंकि अब उसके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, उसके सामने विदेशी यूनिवर्सिटीज के ऑफर्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑफर्स हैं, तो ऐसे में सभी यूनिवर्सिटीज को, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक कॉमन एडमिशन टेस्ट उनको आयोजित करना चाहिए ताकि बच्चे की योग्यता का पूरा पता लग सके। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, करीब करीब साल भर हो गया होगा हमको ये सुने हुए कि कोरोना के साथ जीना है। तो कोरोना के साथ जीने का मतलब ये तो है नहीं कि किसी तरह से रोटी पानी का इंतजाम करना है और खाकर सो जाना है। इसका मतलब यही रहा होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो कम से कम प्रभावित हो, या जो अत्यावश्यक चीजें हैं जिंदगी से जुड़ी हुई उनको कैसे कर लें, इसका रास्ता हमको निकालना है। तो ये रास्ता नहीं निकाल पाए हम, साल भर हो गया हमको, ऑनलाइन क्लासेज में ही पूरा साल निकल गया। फीस ली जाए नहीं ली जाए, फीस कितने % ली जाए, इसी जद्दोजहद में पूरा साल निकल गया। अब 2021 है, 2022 का हमको पता थोड़ी है कि अगले साल भी क्या हम इसी विषय पर बात कर रहे होंगे, इसी तरह से बात कर रहे होंगे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए देवी जी, सर्वप्रथम तो मैं सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें परीक्षा निरस्त होने पर कोई ऐसे ना तो जीत समझे ना कोई हार समझे, ये परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है। और जो बात आपने कही, इस बात को मैं इस बात का यही है कि अभी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है हमारे देश में, और जब तक वैक्सीनेशन समस्त आबादी को नहीं हो जाता, बच्चों को नहीं हो जाता, तो जो कि संभावना है कि शायद अगले महीने से बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हो, तब तक ये रिस्क नहीं ली जा सकती। क्योंकि अब जो हमारे यहाँ पे वेरिएंट है वो कक्षाओं में जो एक क्लोज्ड, कहना चाहिए क्लोज्ड अपर्चर है, जो क्लासरूम है या जहां भी बिल्डिंग है उनमें फैलता है, और 10 मीटर तक अगर वो ट्रेवल कर सकता है तो बच्चों को इस रिस्क पर तब तक नहीं लाया जा सकता, तब तक कक्षाओं में नहीं बिठाया जा सकता, बिल्डिंग में नहीं बिठाया जा सकता, जब तक कि उनको वैक्सीन ना लग जाए, वो सुरक्षित ना हो जाए। तो इस चीज को इस मायने में देखना चाहिए। और देखिए, पुराना मूल्यांकन भी जो होता था बच्चों का, जो परीक्षाएं बनी, परीक्षाओं में किस तरह से मूल्यांकन होगा, यह भी शिक्षाविदों ने तय किया, और शिक्षाविदों ने ही एक पद्धति बनाई, वो आगे भी बनेगी। अभी भी परिस्थितियां इस तरह की हैं
कि हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं वो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, जुलाई में उनका सेशन प्रारंभ होता है। अगर बोर्ड के एग्जाम होते, मान लीजिए थोड़ा और डिले करके, तो वो वंचित हो जाते निश्चित रूप से। सितंबर अक्टूबर तक अगर परिणाम आते तो वो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, नहीं, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये तो मानते हैं कि अब एग्जाम एक व्यावहारिक ऑप्शन एग्जाम नहीं है। सवाल यहाँ से आगे है। पहली बात तो है कि मूल्यांकन का आधार ऐसा हो जो सर्वमान्य हो, वो एक अलग बात है। प्रवेश परीक्षाएं जो है, सुनिए मेरी बात, सुनिए 1 मिनट सुनिए। दूसरी बात यह है स्वर्णिम जी, आप यहाँ चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, राज्य में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास अभी कोई नुमाइंदा नहीं है इस बहस में, सवाल उनके ऊपर भी है। जब पहली लहर खत्म हो रही थी तब हमको ये चिंता नहीं थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी और इस तरह तबाही मचेगी, इस तरह हाहाकार मचेगा। वेंटिलेटर्स की चिंता नहीं थी, रेमडेसिविर की उस तरह से किल्लत थी क्या? ये सब चीजें जब दूसरी लहर आ गई तब हमने इसके बारे में सोचा है। परीक्षाओं के बारे में हम तब सोच रहे हैं जब मई का महीना निकल गया है। तो इस तरह से तो कोरोना के साथ जीना जैसा नहीं हो पाएगा भाई साहब। आगे भी अगर ये चला, और वैक्सीनेशन का भी अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन पूरा होगा तो उसके बाद हालात बदलेंगे, लेकिन किसको पता। हमको ये मानकर तैयारी जो करनी चाहिए थी कि हालात से लड़ते रहना है, अपने आप को तैयार करते रहना है, वैसा कुछ नजर नहीं आया अभी तक। आगे इसकी जरूरत नहीं समझते हैं क्या स्वर्णिम जी? बहुत संक्षेप में बोलिएगा। देखिए बिल्कुल जेपी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये बात सही है कि हमें इस कोरोना महामारी के दौरान ही कोई पद्धति बनानी पड़ेगी जिसमें परीक्षाएं भी हो सके और बच्चे स्कूल भी जा सके, लेकिन उसका एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये बात हमने अच्छी तरह से समझ ली है। आज परिस्थितियां ये हैं कि बहुत सारे बच्चों ने अपने निकट संबंधियों को, अपने माता पिता को खोया है। आज वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने जान की एक रिस्क लेते हुए बिल्कुल ठीक बात है। एक और सवाल है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा उसका। वैक्सीनेशन हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए तो वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन इसके आसपास जो कोरोना काल में जो घटनाएं घट रही है ना, नेपथ्य में जो घटनाएं घट रही है जिन पर किसी का ध्यान नहीं है, जैसा अभी हमारे मित्र ने, इन्होंने कहा, विपिन जी ने, कि जो बच्चे इस मूल्यांकन में 12वीं से आगे जाएंगे उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद भी कहीं बात चलेगी तो कहा अच्छा वो कोरोना वाला साल था तुम्हारा, यही रहेगा। उन बच्चों के मन में उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। इसलिए इतना छोटा विषय नहीं है, विषय बहुत विस्तृत है, तैयारी भी उससे ज्यादा कहीं विस्तृत करनी पड़ेगी। ये बात हमको मान लेनी चाहिए कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनको अभी तक छुआ भी नहीं है, जिनको देखा भी नहीं है हमारे सिस्टम ने। स्वर्णिम जी। देखिए जेपी जी, बिल्कुल सही बात है। संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जो छात्र हैं 12वीं के, वो जब विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो उनके एग्जाम से पहले ही एडमिशन हो चुके होते हैं। उनको एक प्रोजेक्टेड स्कोर्स जो होते हैं वो स्कूल द्वारा, इंटरनल जो उनका मूल्यांकन होता है टीचर्स द्वारा, तो प्रोजेक्टेड स्कोर्स उनको दिए जाते हैं। इसी प्रकार की पद्धति जो है निश्चित रूप से शिक्षाविद बनाएंगे। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लोग नहीं बनाएंगे। इस बहस में किसी एक पक्ष को सही साबित करने का या दूसरे पक्ष को गलत साबित करने का या कम सही कम गलत साबित करने का मकसद नहीं है। अभी चूंकि विचार चल रहा है इस बात पर कि क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, इसलिए मैंने आप सभी के विचार, आपकी आशंकाएं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, ये लेने की कोशिश की। आगे भी अगर संभव हुआ तो हम इसके ऊपर और विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं